नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के सफल दौरे के बाद स्वदेश के लिए रवाना। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत मलेशिया एकजुट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में की नक्सलवाद पर हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। नौ व्यापार समझौतों में से किसी में भी राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज का भारत मजबूती, आत्मविश्वास के साथ व्यापार समझौतों पर कर रहा बातचीत। अमेरिका के साथ समझौते में किसानों के लिए होंगे पर्याप्त सुरक्षा उपाय। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा। राष्ट्रीय राजधानी को मिला विभिन्न परियोजनाओं का उपहार। 500 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई गई हरी झंडी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार के कुशासन पर उठाए सवाल। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराते हुए जीत के साथ की शुरुआत। दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड कर रहा है बल्लेबाजी। शाम को श्रीलंका आयरलैंड होंगे आमने सामने। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत और मलेशिया ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है और इस पर कोई दोहरा मापदंड नहीं है, कोई समझौता नहीं। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गहन सहभागिता के लिए एक रूपरेखा समझौते सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 11 समझौतों और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स ने मुलाकात की। फिसन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के संस्थापक सीईओ पुआ खेन सेंग ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को यादगार अनुभव बताया। बर्जया कॉरपोरेशन के संस्थापक और सलाहकार विंसेंट टैन ची यियों ने भी मुलाकात प्रधानमंत्री से की और उसे बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। खजाना नेशनल के प्रबंध निदेशक फैसल जाहिर ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट पर बेहद खुशी व्यक्त की। पेट्रोनास के सीईओ टेंगकू मोहम्मद तौफीक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण पल बताया। वहीं अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में आईएनए के सिपाहियों से मुलाकात की। इंडियन नेशनल आर्मी का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। It was an extremely wonderful and pleasurable blessing that I had.
the Prime Minister was looking so young, and he could recollect the past of Netaji Subhash Chandra Bose, with whom I had the pleasure of meeting, and I was even garlanded by him. And we were talking about the progress of India since the early days, and I quite humbly congratulated the Prime Minister for being firm and developing India in many areas, caring for the villages of India, building toilets, taking care, providing for their health, and again then of course being strong, how strongly he is concentrating on the economic development of India and how it is progressing. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक से नक्सल विरोधी अभियानों में और तेजी लाने का आह्वान किया गया है। गृह मंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। इस समय सीमा की घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो देश की बढ़ती वित्त पोषण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बड़े और सशक्त बैंक्स के निर्माण का रोड मैप तैयार करेगी। एक साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। ऐसे में यह समिति तय करेगी कि बैंकिंग क्षेत्र में किस तरह के संरचनात्मक सुधार, पूंजी विस्तार और नीतिगत कदम जरूरी हैं, ताकि दीर्घकालिक वित्त पोषण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस ऐसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है जो भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करें। विकसित भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ये तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती व्यापारिक पहुंच और दुनिया में विभिन्न देशों के साथ होते व्यापारिक समझौतों पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारी सरकार ने दुनिया भर में 38 देशों के साथ 9 समझौते किए हैं। ये 38 देश विश्व जीडीपी के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसानों, मछुआरों, श्रमिकों, व्यवसायियों और निवेशकों को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। I'm very excited about the future of India. I can see before my eyes all these international engagements, and we've done 9 agreements across the world, east, west, covering different continents, covering 38 countries. These 38 countries represent a very large part of the world GDP. Therefore, I can see before my eyes the huge potential that going international is going to provide for our farmers, our fishermen, our workers, a lot of job opportunities, our business persons, investors, MSMEs will flourish. Effectively, we have opened up large markets
in addition to India's fastest growing large economy providing a big market itself, this is the path to Viksit Bharat 2047. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही फोकस्ड हैं। अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो हमें दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ काम करना होगा और इसलिए उनका फोकस व्यापार संबंधों को विस्तारित करने, विकास और व्यवसाय के लिए अवसर खोलने पर है। इससे दोनों पक्षों के लिए जीत जैसा है। As I said, Prime Minister Modi is very focused. If India has to become a developed country, we have to work with other developed countries in the world. And therefore, his focus has been on expanding trade relations, opening avenues for growth and business with other developed countries, not developing countries. And developed countries naturally are unable to compete on our areas of interest, and they have things to offer which really we need. So it's a win-win for both. भोपाल में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के अनुसार इस समझौते में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। साथ ही ऐसे किसी भी कृषि उत्पाद को डील में शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। हमारी मुख्य फसलों, फलों और डेयरी उत्पादन के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। आज से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की शुरुआत हो चुकी है। आज रामलीला मैदान में 500 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ईवी बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली पानीपत बस सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 20 फरवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां रोजाना सरकार की कई योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। 21 फरवरी को दिल्ली सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी और 22 फरवरी से फिर से जनता के बीच जाकर उन्हें सीधे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो के विस्तार का काम जारी है। जनता को 500 ई बसें समर्पित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 तक 14,000 ई बसें सड़कों पर उतरेंगी और जल्द ही ईवी पॉलिसी लाने की घोषणा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ को लेकर दिल्ली सरकार को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने वादों को पूरा किया और यह कदम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नितिन नवीन ने दिल्ली की पुरानी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले शासन में किए गए झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या बन रहे हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को बनाते समय सभी को विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि मतभेद पैदा ना हो। मोहन भागवत ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित मुंबई में संघ की 100 साल की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि संघ का दृष्टिकोण हमेशा से सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का रहा है और किसी भी सुधार की दिशा में आगे बढ़ते समय इसी भावना को केंद्र में रखा जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है, एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है। 5 दिन के भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। बता दें कि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गुरुवार को चेन्नई पहुंचे थे। ये यात्रा 10 फरवरी तक चलेगी। अक्टूबर 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की उनकी पहली यात्रा है। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का ये 5 दिवसीय आधिकारिक दौरा भारत सेशल्स राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हो रहा है। इससे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में सेशल्स के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे, वित्त आर्थिक योजना, व्यापार और निवेश मंत्री पियरे लापोट्रे भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाते हुए कड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है कि गौरव गोगोई कई युवाओं को लेकर पाकिस्तान दूतावास गए थे। अपने आरोपों को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तस्वीर भी जारी की है। पूरे मामले को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए गृह मंत्रालय से इसकी जांच कराने का फैसला किया है। ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने
ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये जब पिक्चर देखा बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, बट आफ्टर 2-3 days Congress people started endorsing it. Then I realized that this picture is true. Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. फरीदाबाद पुलिस ने सूरजकुंड मेला परिसर में विशाल झूले सुनामी के टूटकर गिरने के कारण ड्यूटी पर तैनात एक निरीक्षक की मौत और 11 अन्य लोगों के घायल होने के मामले में झूला संचालक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मेले में कल शाम झूला टूटने से हुए बड़े हादसे में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटनाक्रम के संबंध में थाना सूरजकुंड में हिमाचल फन केयर कंपनी के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर और एक अन्य आरोपी नितेश निवासी मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पार्थ गुप्ता एमडी टूरिज्म के अनुसार मामले की जांच के लिए थाना सूरजकुंड की एक विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई है। टीम द्वारा वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। वाराणसी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल 5 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह सिरप का उपयोग अक्सर नशे के लिए किया जाता है और यह राज्य में बढ़ती अवैध ड्रग्स के कारोबार का हिस्सा है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सिरप बरामद किया है, जिसे वो अवैध तरीके से सप्लाई कर रहे थे। काशी जोन के डीसीपी ने बताया कि पिछले साल दर्ज अभियोग के बाद अब तक 18 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनके द्वारा लाखों की मात्रा में कफ सिरप की फर्जी खरीद फरोख्त कर करोड़ों का व्यापार किया गया था। नेटवर्क के सभी सदस्यों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। छात्र 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी। नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए जो वेबसाइट है वो हम आपको बता रहे हैं https://neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। T20 क्रिकेट विश्व कप ग्रुप दौर के 5वें मुकाबले में इंग्लैंड और नेपाल आमने सामने हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। वहीं आज ग्रुप दौर के एक अन्य मैच में श्रीलंका और आयरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोशिश अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करने की होगी। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टूर्नामेंट के ग्रुप डी में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलबदीन नईब के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड ने 17 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 183 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। न्यूजीलैंड के लिए इस मैच के हीरो सीफर्ट रहे। सीफर्ट ने 42 गेंदों पर 65 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 8वें PEFI अवार्ड्स 2026 के अवसर पर खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के खेल संचालन एवं प्रबंधन निदेशक विवेक सैनी को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी एवं वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी सदस्य के रूप में नामित होकर भारत के पहले ज्यूरी बनने की उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ अधिकारी एवं जज के सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय पैरा शूटिंग टीम के राष्ट्रीय राइफल कोच जीवन लाल राय को पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रदर्शन वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए पैरा एथलीटों हेतु सर्वश्रेष्ठ कोच के सम्मान से नवाजा गया। और इसी के साथ ही जीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।